नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मियोसिस डिवीजन शरीर की किस प्रकार की कोशिका में होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और दूसरी होती हैं सोमैटिक सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण होता है। नर में युग्मकों को स्पर्म और मादा में ओवम कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है और इन जनन कोशिकाओं को कहते हैं मियोसाइट्स। नर में मियोसाइट्स को कहेंगे स्पर्मेटोसाइट्स और फीमेल में कहेंगे oocytes। पौधों में इन्हीं मियोसाइट्स को स्पोरोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मियोसिस डिवीजन कितनी फेजेस में कंप्लीट होती हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, उसके बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मियोसिस डिवीजन में दो फेजेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यानी दो प्रावस्थाओं में पूरा होता है। मियोसिस फर्स्ट में 4 सब फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी प्रकार से मियोसिस सेकेंड में भी 4 फेज होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, आपने माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन पढ़ा होगा। ये समसूत्री विभाजन से थोड़ा सा जटिल होता है और वो जटिलता कहाँ आती है? प्रोफेज में, क्योंकि इसकी प्रोफेज काफ़ी लंबी होती है और ये 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित होती है। तो मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज में 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, यानी जब मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मियोसिस सेकेंड होगा और डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? एक कोशिका डिप्लॉइड सेल है। ये कैसी है? द्विगुणित कोशिका है। इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे दो कोशिकाएं बन जाएंगी, इससे दो कोशिकाएं बनेंगी और ये दोनों कोशिकाएं होंगी हैप्लॉइड। ठीक है, यानी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो प्रथम विभाजन में आधी हो जाती है, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा विभाजन जो होगा ये ठीक माइटोसिस के समान होगा, यानी समसूत्री विभाजन के समान होगा। इससे भी दो कोशिकाएं बनेंगी और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n होगी, यानी मात्र कोशिका के बराबर होगी। तो इस प्रकार से एक द्विगुणित मात्र कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज अवस्था। यहाँ पर है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था। कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित है ये? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए गए हैं लेप्टोटिन, जाइगोटिन और पैकेटिन के। देखिए, लेप्टोटिन अवस्था में क्या होता है? ये कोशिका है, कोशिका के अंदर है केंद्रक और केंद्रक के अंदर ही है गुणसूत्र। लेप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र असंघनित रूप में होते हैं, मतलब धागे नुमा संरचना के रूप में होते हैं और इन धागे नुमा संरचनाओं को कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमैटिन है ये किस प्रकार की हैं? ये ठीक है, यही पॉइंट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो कोशिकाएं प्रोफेज में एंट्री करती हैं, इसके पहले वो इंटरफेज में होती हैं और इंटरफेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। यानी जितने क्रोमोसोम होते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम से एक नया क्रोमोसोम और बन जाता है, यानी एक क्रोमोसोम की 2 कॉपियां बन जाती हैं, एक क्रोमोसोम की 2 प्रतियां बन जाती हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 1 2 3, इस तरीके से हम मान लेते हैं 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से 23 मैटरनल हैं, मतलब 23 माता से आए हुए हैं और 23 पिता से आए हुए हैं। ठीक है, तो जब ये इंटरफेज में होंगे तो इनमें रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब पहले नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक प्रति और बन जाएगी, यानी पहले नंबर वाले क्रोमोसोम की 2 प्रतियां बन जाएंगी और दोनों प्रतियां आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी होंगी। इसी प्रकार से 46 गुणसूत्र हैं तो 46 गुणसूत्र की 2-2 प्रतियां होंगी और दोनों आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी होंगी। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने मात्र 6 गुणसूत्र बनाए हैं, जिनमें से 3 ब्लैक कलर में हैं, जिन्हें हम मदर से आए हुए क्रोमोसोम हैं, और 3 क्रोमोसोम फादर से आए हुए हैं, जिन्हें रेड से प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक क्रोमोसोम में ये है सेंट्रोमियर,
इसी सेंट्रोमियर से दोनों प्रतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर दोनों प्रतियां हैं, दो धागे हैं जो आपस में उलझे हुए लिपटे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में दोनों प्रतियां अनकॉइल्ड होती हैं, असंगनित अवस्था में होती हैं। तो इसलिए इन असंगनित अवस्था में गुणसूत्रों को क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर? तो लेप्टोटिन में क्रोमैटिन अवस्था में दिखाई देते हैं। लेप्टोटिन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, समय बीतता है, इसमें संघनन शुरू हो जाता है और ये गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरीके से संघनित हो जाते हैं। लेकिन जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस अवस्था में इनका संघनन जारी रहता है। तो लेप्टोटिन से जाइगोटिन में कुछ ज़्यादा संघनित हो जाएंगे, पैकेटिन में थोड़ा और संघनित हो जाएंगे, डिप्लोटिन में थोड़ा और हो जाएंगे और मेटाफेज में पूरी तरीके से संघनित हो जाएंगे, इसलिए स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए अब जाइगोटिन, दूसरी अवस्था है जाइगोटिन। जाइगोटिन अवस्था में दोनों क्रोमोसोम यानी कि कौन से समजात गुणसूत्र, जो 23 गुणसूत्र माता से आए हैं और 23 पिता से आए हैं, तो जो गुणसूत्र समजात हैं मतलब समान संरचना वाले हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आकर जुड़ जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, अपनी पूरी लंबाई पे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जो माता से आया हुआ क्रोमोसोम और पिता से आया हुआ क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में जोड़े बना लिए। तो अब कितने जोड़े हो गए? 23 जोड़े। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जोड़े किस अवस्था में बनाते हैं? जाइगोटिन अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम दिख रहा है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है, लेकिन इन दोनों क्रोमोसोम में दो दो प्रतियां हैं, जैसा कि यहाँ था। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये संघनित हो गए हैं और इतने पास पास ये जुड़े हुए हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रेड मात्र एक ही क्रोमोसोम है और ब्लैक वाला भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। समझ में आ गया? तो इस अवस्था में गुणसूत्र को कहते हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, बाईवैलेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से जोड़ा बनाए हुए हैं, तो बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होता है जाइगोटिन अवस्था में। ठीक है, अब कोशिका एंट्री करती है पैकेटिन अवस्था में। पैकेटिन अवस्था में क्या होता है? क्रोमोसोम का संघनन अभी भी जारी है। पैकेटिन अवस्था में ये जो जोड़े में क्रोमोसोम एक एक थे और प्रत्येक में दो दो प्रतियां थी, वो दोनों प्रतियां अलग हो जाती हैं। यानी कि मदर से जो क्रोमोसोम आया है उसमें 2 और फादर से आया है जो क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं और इनको कहते हैं क्रोमैटिड। मतलब एक क्रोमोसोम की जो दोनों प्रतियां संघनित रूप में हैं, तो इनको कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, तो एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि ये जो मैटरनल क्रोमोसोम है, ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इसके दोनों क्रोमैटिड क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। तो रेड वाले का भी दोनों क्रोमोसोम कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर एक क्रोमैटिड मदर का और एक क्रोमैटिड फादर के क्रोमोसोम का ले लें, तो ये क्रोमैटिड कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और पैकेटिन ही ऐसी अवस्था है जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ये पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़ते कहाँ थे? जाइगोटिन अवस्था में। तो जाइगोटिन अवस्था में पूरी लंबाई में क्रोमोसोम एक संरचना के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पैकेटिन अवस्था में क्या होता है? ये क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड अलग हो गए, यानी कि अब एक जोड़े में 4 क्रोमोसोम दिखाई देने लगे, तो इसलिए इनको कहेंगे टेट्रावैलेंट। यानी टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देते हैं? पैकेटिन अवस्था में। अब जहाँ पर ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, उन स्थान पर क्या होता है? गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाती है। यानी कि एक मदर क्रोमोसोम क्रोमैटिड और दूसरा फादर वाले क्रोमोसोम का क्रोमैटिड एक दूसरे से जिन स्थानों पर जुड़े हुए हैं, उन स्थानों पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनको तोड़ देता है। ठीक है, यानी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? इस स्थान पर इन दोनों को कट कर देगा। उसके बाद में मदर का जो सेगमेंट होगा वो फादर वाले से और फादर का सेगमेंट मदर वाले से जुड़ जाएगा, मतलब दोनों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी। तो म्यूसिस डिवीजन के पैकेटिन अवस्था में मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम के
क्रोमेटिड के खंडों में अदला बदली यानी डीएनए में जो जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसी एक्सचेंज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पैकेटिन अवस्था में। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर के बाद में अगली अवस्था आती है डिप्लोटिन। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? केंद्रक के अंदर हो रहे हैं। सारे परिवर्तन केंद्रक के अंदर हो रहे हैं। केंद्रक के बाहर यानी कोशिका द्रव्य में क्या परिवर्तन हो रहा? सेंट्रियोल, दो जोड़े सेंट्रियोल होते हैं, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। लेप्टोटिन अवस्था से ही ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं। धीरे धीरे करके अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। कब पहुंचेंगे? देखिए, पैकेटिन अवस्था चल रही है, अभी भी सेंट्रियोल यही है। जब ये डाइकाइनेसिस अवस्था आएगी यानी प्रोफेज समाप्त हो जाएगा, तब तक ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। अगली प्रावस्था है डिप्लोटिन। इसके पहले क्या थी? पैकेटिन। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गया था। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद में ये जो क्रोमोसोम हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये जोड़े बनाए थे तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्रॉसिंग ओवर के बाद में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिससे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अब इस प्रकार से जिससे जोड़े बनाए हुए थे, जब ये अलग होते हैं तो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पर ये जुड़े रह जाते हैं, बाकी सभी जगहों से अलग हो जाते हैं। तो दोनों क्रोमोसोम जब खींचते हैं तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम पहले जुड़े हुए थे और जब ये खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम पहले जुड़े हुए थे, जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो यहाँ पर एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं काइज़मा। इसको क्या कहते हैं? काइज़मा। यानी काइज़मा का फॉर्मेशन कब होता है? डिप्लोटिन अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम ऐसा नहीं है कि एक्स शेप में ही बने रहेंगे, ये धीरे धीरे दूर हटेंगे तो काइज़मा क्या होगा? सिरे की तरफ गति करेगा। यानी कि यहाँ काइज़मा एक्स शेप स्ट्रक्चर बीच में बना हुआ है और जब क्रोमोसोम दूर जाएंगे तो काइज़मा भी गति करेगा और सिरे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो काइज़मा का फॉर्मेशन डिप्लोटिन में होता है, धीरे धीरे क्रोमोसोम मूव करता है। यानी कि ये कौन सी अवस्था आ गई? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है? क्रोमोसोम धीरे धीरे मूव करते हैं तो काइज़मा भी मूव करता है और सिरे पर आ जाता है। तो काइज़मा के इस मूवमेंट को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्यों टर्मिनलाइजेशन कहते हैं? क्योंकि अभी तक काइज़मा बीच में था और अब टर्मिनल पे जा रहा है, यानी कि सिरे पर जा रहा है। तो डाइकाइनेसिस जो अवस्था होती है, इसके अंत तक क्या हो जाता? सभी दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिरे पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी मदर और फादर दोनों को क्रोमोसोम सिरे पर जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ ये जो केंद्रक कला थी वो केंद्रक कला भी समाप्त हो जाती है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर लगभग पहुंच रहे थे तो डाइकाइनेसिस अवस्था में अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं और इस सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं और ये फाइबर्स एक पोल से दूसरे पोल की तरफ गति करते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के फाइबर्स निकलते हैं। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो एक पोल से निकलते हैं और दूसरे पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, तो इन फाइबर को कहते हैं पोलर फाइबर। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इन फाइबर को कहेंगे पोलर फाइबर। पोलर फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कहीं भी किसी से जुड़े नहीं होते हैं। दूसरे फाइबर जो सेंट्रियोल से निकलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, इन फाइबर्स को कहते हैं एस्ट्रल फाइबर। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण फाइबर है वो है काइनेटोकोर फाइबर। यानी कुछ फाइबर सेंट्रोसोम से निकल के, सेंट्रियोल से निकल के गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के चारों तरफ होती है काइनेटोकोर प्रोटीन। इसी काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए इन फाइबर को कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। तो तीन प्रकार के फाइबर बन जाते हैं, पोलर फाइबर, एस्ट्रल फाइबर और तीसरा है काइनेटोकोर फाइबर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर प्रोफेज समाप्त हो गई क्योंकि प्रोफेज में 5 अवस्थाएं थीं और पांचों अवस्थाएं समाप्त हो गई। अब ये सेल एंट्री करती है मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि डाइकाइनेसिस अवस्था में जो काइनेटोकोर फाइबर थे वो क्रोमोसोम से जुड़े हुए थे, तो ये अपने लंबाई में समायोजन करके सारे क्रोमोसोम को कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर देते हैं।
सारे क्रोमोसोम कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। तो कोशिका में बीच में एक डार्क पट्टी सी दिखाई पड़ती है और इसी पट्टी को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कब होता है? मेटाफेज अवस्था में होता है और इसी अवस्था में गुणसूत्र पूरी तरीके से संघनित हो चुके होते हैं, इसलिए वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो आती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज अवस्था की जब शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है काइनेटोकोर फाइबर के डीपॉलीमराइजेशन से। ये जो काइनेटोकोर फाइबर हैं जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, ये फाइबर छोटे होने लगते हैं और जब फाइबर छोटे होने लगते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ क्रोमोसोम दोनों पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये टाइटली जुड़े हुए होते हैं क्रोमोसोम से। ठीक है, तो जैसे जैसे फाइबर छोटा होता जाता है ये क्रोमोसोम खींचते जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और आधे दूसरे पोल की तरफ खींचने लगते हैं। तो एनाफेज अवस्था में ये सेपरेट हो जाते हैं और पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। ये जो सेंट्रियोल थे ये सेंट्रियोल टीलोफेज अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। तो सेंट्रियोल के समाप्त होने से जो फाइबर थे, 3 प्रकार के फाइबर थे, वो फाइबर भी समाप्त हो जाते हैं और फिर इन क्रोमोसोम के चारों ओर केंद्रक कला भी बननी शुरू हो जाती है और बन भी जाती है। ठीक है, यानी कि टीलोफेज अवस्था में केंद्रक कला भी बन जाती है। इसके अंदर केंद्रिका भी अपीयर हो जाती है। टीलोफेज अवस्था में ही केंद्रक कला अपीयर होती है और न्यूक्लियोलस भी बन जाती है। इसके साथ साथ फाइबर्स और सेंट्रियोल डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसमें भी 3 और यहाँ भी 3 क्रोमोसोम। ठीक है, शुरुआत में कोशिका में कितने क्रोमोसोम थे? 6 क्रोमोसोम थे। ठीक है, 3 मैटरनल 3 पैटर्नल। ठीक है, 3 शुरुआत में कोशिका में कितने क्रोमोसोम थे? 6 क्रोमोसोम थे। 3 क्रोमोसोम मदर से और 3 क्रोमोसोम फादर से। लेकिन जब इसमें लास्ट में जो केंद्रक बन रहे हैं उस केंद्रक में क्या है? 3 ही क्रोमोसोम है। हालांकि यहाँ पर 6 दिख रहे हैं तो 6 इनकी ये 6 क्रोमोसोम नहीं है बल्कि 3 क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। 3 क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है इसलिए 6 दिख रहे हैं, हालांकि है ये 3 ही क्रोमोसोम। तो यहाँ पर मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है और ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में कुछ मदर के भी पार्ट हैं और इसमें मदर वाले में कुछ फादर के पार्ट हैं, क्योंकि पैकेटिन अवस्था में इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया था। देखिए, एनाफेज अवस्था के लास्ट में कोशिका के मध्य में जहाँ पर क्रोमोसोम, देखिए मेटाफेज में जहाँ पर क्रोमोसोम व्यवस्थित थे उस जगह पर यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन एक अपना रिंग बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एनाफेज अवस्था के लास्ट में रिंग बनना शुरू हो जाता है और टीलोफेज अवस्था में ये रिंग थोड़ी सी छोटी होने लगती है, जिससे टीलोफेज अवस्था में एक गहरी सी खांच बन जाती है। ठीक है, तो टीलोफेज अवस्था के लास्ट तक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अंततः एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। टीलोफेज अवस्था में क्रोमोसोम का असंघनन शुरू हो जाता है और ये असंघनित होकर के फिर से क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की अपेक्षा आधी होती है, क्योंकि वहाँ मात्र कोशिका में 6 गुणसूत्र थे और यहाँ 3 ही गुणसूत्र हैं। तो इसलिए मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और इसके बाद में शुरू होगा मियोसिस सेकेंड। इसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।